हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग वीडियो सीरीज़ का ये हमारा 12वां वीडियो है। इस वीडियो में हम भारत में मिट्टियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने भारत में 4 प्रकार की मिट्टियों की चर्चा की थी और शेष 4 प्रकार की मिट्टियों की चर्चा हम आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। इस क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे लैटेराइट मिट्टी के बारे में, उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी, उसके बाद में पीट और दलदली मिट्टी और लास्ट होगा लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी। सबसे पहले बात करते हैं लैटेराइट मिट्टी के बारे में। लैटेराइट मिट्टी, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो जो पुरानी मिट्टी होती है, लंबे समय में अगर कोई भारी वर्षा वाला क्षेत्र है, वहाँ पे जो मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत है, अगर वो धुल करके बह जाती है, उस क्रिया के बाद में जो मिट्टी बचती है, कंकरीली मिट्टी बचती है, पथरीली मिट्टी बचती है, इसको कहा जाता है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी ये जो है लीचिंग प्रोसेस या निक्षालन, निक्षालन का मतलब होता है धुलना, मिट्टी के धुलने की प्रक्रिया के बाद जो अनउपजाऊ किस्म की मिट्टी बचती है, इसको कहा जाता है लैटेराइट मिट्टी। ठीक, ये किस क्षेत्र में पाया जा रहा है? तो लैटेराइट मिट्टी ज़्यादातर हमको देखने को मिलती है वो क्षेत्र जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। और वर्षा ज़्यादा वाला क्षेत्र कौन सा है? पूरा का पूरा जो पश्चिमी घाट है। यहाँ पे आपको पता है कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर खूब वर्षा होती है ना। जो अरब सागर की शाखा है, मानसून शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा, वो जब नम हवाएं लेकर के आती हैं, पश्चिमी घाट से टकराती हैं, तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी सिरे में खूब वर्षा करती है। ठीक, इसके अलावा ये जो मानसूनी हवाएं, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से होकर के आगे बहती हैं, ये झारखंड और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में भी खूब वर्षा करती हैं। ठीक है, ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे खूब वर्षा होती है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में आपको एक जगह पता है, मेघालय, मेघालय में भी खूब वर्षा होती है। तो वो सभी क्षेत्र जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, उन क्षेत्रों में निक्षालन की वजह से या मिट्टी के धुलने की वजह से लैटेराइट मिट्टी प्राप्त होती है। ठीक है, इसका सर्वाधिक विस्तार हमको केरल में, उड़ीसा में, झारखंड में देखने को मिलता है। ठीक है, राज्य अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तो केरल, उड़ीसा, झारखंड। अदरवाइज जो भी क्षेत्र ज़्यादा वर्षा प्राप्त करते हैं, उन जगहों पे लैटेराइट मिट्टी प्राप्त होने की संभावना रहती है। ठीक, जो जैसा मैंने बताया कि इनका विस्तार भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होगा, मतलब प्रायद्वीपीय जो भारत है, इसके पश्चिमी तट पर, मतलब पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर खूब वर्षा होती है और यहाँ पे भी ये पूरे क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी मिलती होगी। अब इसमें विशेषताएं क्या हैं? तो ये जो मिट्टी है, ये खूब लाल रंग की होती है, साथ ही इसकी उर्वरता चली जाती है। क्यों? धुलने की वजह से या निक्षालन की वजह से। इंग्लिश में इसको कहा जाता है लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस की वजह से, कंटिन्यू बारिश की वजह से जो जलधाराएं होती हैं, वो इसकी ऊपरी परत को बहा करके ले जाती हैं। इस क्रिया को कहा जाता है निक्षालन। तो लगातार निक्षालन या लीचिंग प्रोसेस की वजह से इनकी उपजता कम हो जाती है, उर्वरता कम हो जाती है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि यह एक कम उर्वरता वाली, कम उत्पादन क्षमता वाली मिट्टी है। साथ ही इसमें किस प्रकार की खेती की जाती होगी? तो याद रखिएगा, जहाँ पे भी कम उर्वरता वाली मिट्टी है, वहाँ पे मोटे अनाज, इसके अलावा कॉफ़ी की खेती की जाती है। ठीक, ये दोनों फसल ऐसे क्षेत्र में की जाती है जहाँ की जलवायु, कॉफ़ी के लिए तो एक विशेष जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कॉफ़ी उन क्षेत्रों में होगी जहाँ पे जलवायु सुटेबल है, लेकिन मोटे अनाज हर कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं। इसीलिए जो भी कम उर्वरता वाला क्षेत्र होगा, जलवायु कैसी भी हो, वहाँ पे मोटे अनाज उगाने की संभावना मिलेगी। ठीक, चाय कॉफ़ी विशेष जलवायु की मांग करते हैं, तो यहाँ पे कम उर्वरता वाली भूमि और जो विशेष जलवायु है चाय कॉफ़ी के लिए, उन क्षेत्रों में ही चाय कॉफ़ी उगाई जाती है। ठीक है, तो लैटेराइट मिट्टी के बारे में इतनी चीज़ें महत्वपूर्ण थी। अगला है लैटेराइट के बाद में मरुस्थलीय मिट्टी। अब मरुस्थलीय मिट्टी क्या है या मरुस्थलीय क्षेत्र क्या है? तो मरुस्थल के बारे में जनरली हमको एक चीज़ याद रखना है कि जहाँ पे वर्षा कम होती है और जहाँ पे
नमी की मात्रा वातावरण में कम होती है। ऐसे क्षेत्र को हम मरुस्थल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक, कुछ ऐसे जगह हैं जिनको ठंडे मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, जैसे लद्दाख का क्षेत्र। यहाँ पे पीने लायक पानी या जो एक्चुअल में जो यहाँ पे पानी है वो जमे हुए रूप में है, इसीलिए इस क्षेत्र को ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ पे लिक्विड वाटर की कमी होती है। ठीक, और एक और चीज़ यहाँ पे रह गया लेटराइट मिट्टी के बारे में, इनका तकनीकी नाम है ऑक्सीसॉल। ठीक, कुछ ऐसे मिट्टी हैं जिनके वैज्ञानिक नाम के बारे में एग्जाम में पूछा गया है, तो लेटराइट मिट्टी के बारे में याद रखिएगा, इसको ऑक्सीसॉल कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में, और मरुस्थली मिट्टी को एरिडीसॉल कहा जाता है। एरिड क्षेत्र का मतलब होता है मरुस्थली क्षेत्र। ठीक है, तो मरुस्थली मिट्टी को एरिडीसॉल कहा जाता है। अच्छा, मरुस्थली मिट्टी के बारे में कुछ विशेष चीज़ें देखते हैं। भारत में जो शुष्क मरुस्थल है, सूखा मरुस्थल क्षेत्र, आपको पता है किस क्षेत्र में मिलता है? राजस्थान में मिलता है। ठीक, राजस्थान का पूरा से क्षेत्र जो है वो शुष्क मरुस्थल वाला क्षेत्र है। इसके अलावा हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र, पंजाब का दक्षिणी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का कुछ पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पे भी मरुस्थल का विस्तार होता जा रहा है। ठीक, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र किस राज्य में है, तो याद रखेंगे राजस्थान में लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर में 40,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ मरुस्थल है। कहाँ पे? राजस्थान में। ये किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ है? तो वायु के द्वारा लाया गया जो रेतीला पदार्थ होता है, जो कि मिट्टी के ऊपर तह बाई तह जमते जाता है, एक लंबे समय अंतराल के बाद में यह एक मोटी परत जमा लेता है, और इसकी वजह से जो अंदरूनी मिट्टी है वो ढक जाती है और ऊपर सिर्फ रेत का ढेर हमको दिखाई देता है। इस विधि से या पवन द्वारा लाई गई रेतीली मिट्टी से यहाँ पे इन मरुस्थलों का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि शुष्क क्षेत्र है तो जो पवन है, जो वायु है, वो भी अपने साथ रेत को ही उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र यहाँ पे भी उपजाऊ किस्म के हैं। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी ऐसा नहीं है कि हर जगह केवल रेत ही रेत बिखरा हुआ है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सामान्य किस्म की मिट्टी है, वहाँ पे हल्का फुल्का अगर रेत है भी उसमें, तो भी वह उसमें उपजाऊ है और उसमें अच्छी उपज ली जाती है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे खनिज जो है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज किस्म के लवणीय खनिज, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो राजस्थान वाला, यहाँ पे आपको एक पता है, यहाँ पे एक नदी निकलती है लूनी नदी, और एक नदी है साबरमती नदी। ठीक, तो इन सभी नदियों के आसपास खूब लवण पाए जाते हैं, और वही जो लवणीय पदार्थ है, क्योंकि मैंने आपसे एक और चीज़ डिस्कस किया था कि ये जो पूरा प्रायद्वीपीय भारत वाला क्षेत्र है, ये किस भूमि का हिस्सा है या किस सागर का हिस्सा है? तो ये जो नीचे का प्रायद्वीप है, ये तो हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और यहाँ पे ये जो आपका हिमालय का निर्माण हुआ है, ये टेथिस सागर का हिस्सा है। इसीलिए यहाँ पे जो टेथिस सागर था, उसके अवसादों में, उसके अवशेषों में लवण की मात्रा पहले से ही रही होगी, और वो जो है कुछ क्षेत्रों में कॉन्सेंट्रेटेड था। तो वो जो लवणीय क्वालिटी है, गुण है, वो हमको इस मिट्टी में भी दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, इस क्षेत्र में लवण की मात्रा अधिक होती है। ठीक, इसके अलावा अगर ये शुष्क मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, तो जाहिर सी बात है इस प्रकार की मिट्टी में जीव जंतु भी सर्वाइव नहीं करते हैं, और इसीलिए यहाँ पे जीवांश की मात्रा कम होती है। ठीक है, जीवांश मतलब पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के जो अवशेष हैं वो इनमें कम मात्रा में पाए जाते हैं, और सूखा मिट्टी होने की वजह से या अनउपजाऊ मिट्टी होने की वजह से इनका कृषि कार्य में उपयोग कम होता है। ठीक, तो राजस्थान क्षेत्र में आपको कृषि कम देखने को मिलता है। उसका एक वजह ये भी है कि यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे प्राकृतिक रूप से वैसी मिट्टी नहीं पाई जाती है जो कि कृषि के लिए उपयोगी हो। तो जो पहला रीज़न है सिंचाई की कमी, उनको तो दूर कर लिया हमने। कैसे? पंजाब से हमने एक नहर निकाला है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक, और इसी वजह से यहाँ पे कई सारे क्षेत्रों में अब सिंचाई की व्यवस्था हो चुकी है। ठीक, और सिंचाई की व्यवस्था होने के बाद से यहाँ पे गेहूँ हो गया, कपास हो गया, सरसों, चना इत्यादि फसलें पैदा की जा रही हैं। ठीक, मरुस्थल के बारे में इतनी चीज़ें पर्याप्त है एग्जाम में लिखने के लिए भी, और जहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उसके लिए भी।
क्या क्या चीज़ मैंने डिस्कस किया है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये पूरा क्षेत्र मान लीजिए। ठीक, इसके अलावा ये पूरा क्षेत्र हो गया जहाँ पे मरुस्थल पाया जा रहा है। मरुस्थल ना कहें कि मरुस्थली मृदा पाई जा रही है। मरुस्थल का मतलब होता है पूरा का पूरा क्षेत्र ही अनुपजाऊ किस्म का हो गया है। मरुस्थली मृदा का मतलब है वहाँ पे मिट्टी का अवशेष, मिट्टी का मात्रा तो है पर वो अनुपजाऊ किस्म की मिट्टी है। अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो उसमें कुछ उपज ली जा सकती है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे लवणीय जो पदार्थ हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा इस मिट्टी को मरुस्थली मिट्टी को रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है। रेतीली मिट्टी या इसी को ही बलुई मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, मरुस्थली मिट्टी को रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी भी कहा जाता है। इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। किस प्रकार की फसलें उपयोग यहाँ पे उगाई जाती हैं, तो गेहूँ, कपास, सरसों, चना उगाया जाता है यदि इसको पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधा मिल जाए। ठीक, और कौन सा नहर गुजर रहा है यहाँ से, तो एक नहर का नाम याद रखिएगा। पंजाब में एक हरीके बैराज नाम से एक बांध बनाया गया है सतलज नदी के ऊपर, और वहीं से एक नहर निकाला गया है, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो मरुस्थली मृदा के बारे में इतनी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट है पीट एवं दलदली मिट्टी। ये किस प्रकार की मिट्टी है, तो पीट एवं दलदली मिट्टी के बारे में याद रखिएगा कि जो भी कार्बनिक पदार्थ थे, जीव जंतु थे, उन सभी के लाखों वर्षों के अपघटन के दौरान या हजारों वर्षों के अपघटन के दौरान जो एक गाढ़ा चिपचिपा जैविक द्रव बनता है या जैविक पदार्थ बनता है, इसको हम पीट कहते हैं। मान लीजिए आप किसी फॉरेस्ट में अगर जाएंगे या अपने आसपास जो घना क्षेत्र होगा जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे आप ज़मीन में अगर देखेंगे तो खूब सारे पत्ते बिखरे हुए दिखाई देंगे। उन पत्तों का अगर आप ऊपरी लेयर हटाएंगे तो नीचे सड़े गले पत्ते दिखाई देंगे। उनके नीचे और खोदेंगे तो आपको और पुराने सड़े गले पत्ते वहाँ पे दिखाई देते हैं। वही जो सड़े गले पदार्थ हैं वो एक लंबे समय के बाद में जो पदार्थ बनाते हैं उसी को ही कहते हैं पीट। ठीक है, जैविक पदार्थ लंबे समय पे अपघटन की प्रक्रिया के बाद में जो पदार्थ बनाते हैं इसको कहा जाता है पीट। तो अब एक ध्यान आप रखिएगा कि पीट क्वालिटी की मृदा या पीट एवं दलदली मृदा किस प्रकार के क्षेत्र में पाई जाएगी, तो वो सभी क्षेत्र जो वन बहुलता वाले क्षेत्र होंगे उन क्षेत्रों में पीट मृदा पाई जाती है। और भारत में बहुत कम क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पीट मृदा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि हिमालयी जो क्षेत्र हैं वहाँ पे तो नदियों का प्रवाह रहता है, तो नदियाँ जो हैं वो अपने साथ इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको बहा करके ले जाती है। लंबे समय तक जो सेटल होता पदार्थ है, जो एक मुश्त जमा होता पदार्थ है, उसके अपघटन की प्रक्रिया के बाद में पीट मृदा का निर्माण होता है। अगर ये बार बार बह करके चला जा रहा है फिर तो ये नदियों में चला जाएगा और नदियों में उर्वरता का स्रोत बनेगा, लेकिन वो उसी जगह पर सड़ता रहे लंबे समय तक, तब जा करके वो पीट मृदा का निर्माण करता है। तो पीट मृदा किस प्रकार के क्षेत्र में पाया जा रहा है, तो याद रखिएगा हिमालय का जो तलहटी क्षेत्र है वहाँ पे कुछ जगहों में पीट मृदा पाई जाती है। साथ ही ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं जिसको कि हम सुंदरबन के नाम से जानते हैं, सुंदरबन यहाँ पे एक ऐसा क्षेत्र निर्मित हो गया है जहाँ पे पानी जमा होता रहता है। ठीक है, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो पानी है यहाँ पे आकर उनकी तीव्रता कम हो जाती है, मतलब बहुत धीरे धीरे बहती है। और साथ ही इनमें जो सुंदरबन डेल्टा के आसपास जो जंगल हैं उनके जो अवशेष हैं, पेड़ पौधों के पत्ते हो गए, वो सभी इन पानी में डूबते रहते हैं हमेशा, और लंबे समय के बाद सड़ने के पश्चात वो इसी पानी की तलहटी में बैठने लगते हैं। तो यहाँ पे भी पीट एवं जैव मृदा पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं इनकी चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करें कि किस प्रकार के क्षेत्र में पाई जाती है। तो सबसे पहला आपका आंसर होगा कि यह मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, साथ ही उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है। उच्च आर्द्रता कहने का मतलब है जहाँ पे वातावरण में नमी की मात्रा या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अधिक वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है। साथ ही इसमें जीवांश पर्याप्त मात्रा में होते हैं।
जीवांश कहने का मतलब है कार्बनिक पदार्थ, मतलब जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधों के अवशेष हो गए, वो सभी उनके अंश जो है वो इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में होते हैं। और जीवांश से क्या बनता है? ह्यूमस, मतलब इस मिट्टी में ह्यूमस भी अधिक होता है। कई बार हम ये देखते हैं कि इसमें लगभग 40 से 50% तक ह्यूमस हो सकता है। मतलब ह्यूमस क्या चीज़ है? यही जो जीवांश है वो लंबे समय तक सड़ने के पश्चात ह्यूमस का निर्माण करते हैं, और ह्यूमस इसमें ज़्यादा हो इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें खूब सारे पेड़ पौधों के जो अवशेष हैं, जीव जंतुओं के अवशेष हैं, वो सभी इसमें विद्यमान हैं। तो कई बार इसमें 50% तक ह्यूमस हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा ह्यूमस ज़्यादा होने की वजह से इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो यह कई बार डार्क ग्रीन या गहरे हरे रंग का हो सकता है। डार्क होते होते ये ऑलमोस्ट काला नज़र आता है, तो गहरे हरे रंग का जो ऑलमोस्ट काला नज़र आए, इस प्रकार का इसका कलर हो सकता है। ठीक। साथ ही पानी पड़ने की वजह से ये खूब भारी भी हो सकता है। इसके अलावा इस प्रकार की मिट्टी जो है वो वर्षा के समय में हमेशा पानी में डूबी रहती है। मैंने बताया ना कि वो क्षेत्र जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, उन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है, और वर्षा ज़्यादा होने की वजह से ये हमेशा जल में डूबे हुए हो सकते हैं। ठीक। इसके अलावा इन क्षेत्रों में लवण की मात्रा अधिक होती है, मतलब पानी में और मिट्टी में सॉल्ट ज़्यादा होता है। उसकी वजह से एक तो चीज़ है कि लवण जो है वो कोई भी चीज़ को जल्दी गलाने का काम करता है, तो यहाँ पे जो जीव जंतुओं के जो अवशेष थे उनको गलाने में भी सहयोग करता है। और दूसरा चीज़ है कि जहाँ जहाँ से नदियाँ अपने साथ बह करके सॉल्ट लेकर के आ रही हैं, वो सभी इस क्षेत्र की लवणता को और ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं। ठीक। इसके अलावा ये इसमें फास्फोरस और एल्यूमिनियम जैसे तत्व अधिक होते हैं, जो कि पेड़ पौधों के विकास के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है। ये जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे सामान्य किस्म के पेड़ पौधे नहीं उपज पाते हैं। आप देखेंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के तराई इस क्षेत्र में, डेल्टाई क्षेत्र में सामान्य पेड़ पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे एक विशेष प्रकार के पौधे हैं जिनको कहा जाता है सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष, जिसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इस प्रकार की जो वन होते हैं इनको कहा जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का भी अलग अलग टाइप होता है। तो इस प्रकार के क्षेत्रों में फलने फूलने वाले फॉरेस्ट को कहा जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट हमको कहाँ कहाँ दिखाई देता है? तो वो क्षेत्र जहाँ पे लवणीय जल है, मिट्टी है, और पीट या दलदली मिट्टी है, उस क्षेत्र में हमको आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट दिखाई देता है। और इस प्रकार का जो सिचुएशन है या इस प्रकार की कंडीशन जो है कहाँ पे मिलती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के आसपास, साथ ही गुजरात के कुछ तटीय क्षेत्रों में, और साथ ही यहाँ पे कृष्णा गोदावरी के बीच में। ठीक है। कृष्णा गोदावरी के बीच जो डेल्टा है, यहाँ पे भी इस प्रकार का कंडीशन हमको दिखाई देता है। ठीक। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पीट एवं जैव मृदा या दलदली मृदा हमको प्राप्त होती है। ठीक। इसके बारे में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। और लास्ट है लवणीय या क्षारीय मृदा। लवणीय मृदा, आपको ये भी समझ में आ रहा है कि लवणता अधिक होने की वजह से इसको लवणीय मृदा कहा जा रहा है। इसके क्षेत्र कहाँ पे होंगे और किस प्रकार के इन्वायरमेंट का कंडीशन चाहिए जिसकी वजह से लवणीय मृदा का निर्माण हो सके? तो सबसे पहली चीज़ कि निर्माण किस प्रकार से हुआ है या किस क्षेत्र में पाया जा रहा है, तो ये जो है भारत के दलदली क्षेत्रों में, भारत के दलदली क्षेत्रों में, इसके अलावा शुष्क क्षेत्रों में, भारत के दलदली और शुष्क क्षेत्रों में लवणीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक। शुष्क क्षेत्रों में क्यों? वो क्षेत्र जहाँ पे लंबे समय तक, पुराने समय में किसी नदी या किसी जल स्रोत रहा हो, लेकिन वहाँ पे तापमान बढ़ने की वजह से जल जो है वो वाष्पीकृत हो गया है, और जल में क्या घुला होता है? लवण होता है। तो लवण जो है वो वहाँ पर सेटल हो गया है और पानी वहाँ से समाप्त हो गया है। ठीक। दलदली मिट्टी में क्यों? दलदली मिट्टी में याद रखिएगा, हर बार या हर साल बाढ़ की वजह से वहाँ पे नया जल पहुँच जाता है, और उस दलदल में जो पानी है वो सोख लिया जाता है, और जितना ज़्यादा पानी होगा उसमें लवण की मात्रा उतनी अधिक होगी। दलदली क्षेत्र में ज़्यादा पानी पहुँचेगा मतलब ज़्यादा लवण पहुँचेगा।
ठीक है। तो पानी जो है वो या तो यहाँ पे वाष्पीकृत हो जाता है या तो भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है। बचता क्या है यहाँ पे, मिट्टी में पानी में जो घुला हुआ मिनरल होता है जिसमें लवण पर्याप्त होता है, उनको इस दलदल में सेटल होता जाता है। ठीक है। तो जो लवण है वो कहाँ कहाँ पे पाया जा रहा है, या तो शुष्क मिट्टी में या तो दलदली मिट्टी में। दोनों का रीज़न क्या है, पानी में घुला हुआ लवण, जो कि इस लवणता का जो हाई सैलिनिटी है उसका रीज़न बनता है। ठीक है। तो इसका विस्तार कहाँ पे है, तो भारत में अगर देखा जाए तो कच्छ का जो रण है, कच्छ का रण कहाँ पे है, ये पूरा क्षेत्र कच्छ का रण गुजरात में जो उत्तरी क्षेत्र है उसको कहा जाता है कच्छ का रण। तो कच्छ वाले क्षेत्र में एक नदी यहाँ पे बहती है, इसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी यहाँ पे आकर के समाप्त हो जाती है, मतलब भूमि में विलीन हो जाती है या भूमि में सोख ली जाती है। इसी वजह से ये पूरा क्षेत्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा लवणीय है। ठीक है। तो इसका क्षेत्र अगर विशेष रूप से पूछा जाए लवणीय मृदा का, तो कच्छ के रण में विशेष रूप से इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा इस क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है, ये प्री के हिसाब से महत्वपूर्ण है। CGPSC प्री हो गया या फिर व्यापम के जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि लवणीय या क्षारीय मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे रेह कहा जाता है, इसे ऊसर कहा जाता है, अलग अलग राज्यों में रेह या ऊसर कहते हैं, इसे थूर और कल्लर, कलर नहीं है कल्लर है, ठीक, इसे रेह, ऊसर, थूर, कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये सभी जो शब्द हैं वो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा कि लवणीय मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, रेह, ऊसर, थूर या कल्लर। ठीक, इसके अलावा एक और चीज़ है, इन मिट्टियों को अगर कृषि योग्य बनाना है, अगर लवणीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाना है तो इसमें क्या ऐड किया जाता है, यह साइंस एंड टेक का भी क्वेश्चन हो जाता है और आपके ज्योग्राफी के इस विशेष मृदा वाले चैप्टर का भी क्वेश्चन हो जाता है। अगर लवणीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाना है तो इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि मिट्टी की लवणीयता को कम करता है और उसे कृषि योग्य रखता है। ठीक, तो लवणीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है मिट्टी में, जिप्सम। इतनी चीज़ याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि लवणीय मिट्टी की लवणीयता का क्या वजह होता है, एक वैज्ञानिक वजह पूछा जाए तो याद रखेंगे केशिका क्रिया। केशिका क्रिया, अब ये केशिका क्रिया क्या होता है, तो ये वही पद्धति है जिसकी वजह से दिया या चिमनी कार्य करता है। ठीक, दिया या चिमनी जिस पद्धति की वजह से कार्य करता है उसी को हम कहते हैं केशिका क्रिया। मतलब कोई ऐसी संरचना जो कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य कर सकती है, जैसे कि चिमनी में डूबी हुई बाती, बाती का एक सिरा उस डब्बे के अंदर होता है और ऊपरी सिरा जिसको कि हम जलाते हैं। चिमनी में अंदर जो फ्यूल भरा हुआ है वो एक बाती की मदद से वो जो फ्यूल था वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते रहता है। ठीक है, और ऊपर जो आग जल रहा है उसको फ्यूल का सप्लाई करते रहता है। इसी क्रिया की वजह से, इसी क्रिया को केशिका क्रिया कहा जाता है, जिसके बारे में आपने 10th में ज़रूर पढ़ा होगा। तो ये जो केशिका क्रिया है इसकी वजह से भी मिट्टी में लवणीयता बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है भाई, जो पानी है, जो भूमि के नीचे जो पानी है वो क्या कहाँ जाएगी, वो वाष्पीकृत होकर के ऊपर उठते चली जाती है। भूमि, मान लीजिए यहाँ पे एक मिट्टी का एक पूरी संरचना है और मिट्टी में हमने सिंचाई किया, तो सिंचाई करने के बाद यहाँ पे जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो ये जो ऊपरी परत में, मिट्टी की ऊपरी परत में जो पानी की मात्रा है ये वाष्पीकृत होकर के उड़ जाएंगी। ठीक है, और बचेगा क्या, यहाँ पे लवण बचेगा। अब पानी और जो लिक्विड फ्यूल्स हैं उसका एक कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी या गुण ये है कि वह केशिका क्रिया की वजह से ऊपर उठने का प्रयास करता है। मतलब इस भूमि के नीचे जो पानी है वो अब केशिका क्रिया की वजह से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब ये जो ज़्यादा शुष्क मृदा है इसको नमी प्रोवाइड करने का प्रयास करेगा।
और यहाँ पे जो भी नमी होगी फिर से गर्मी की वजह से, धूप की वजह से वाष्पीकृत हो जाएगा, बचेगा क्या, लवण। इसके भूमि के अंदर जो जल है वो फिर से ऊपर की तरफ मूव करेगा इसी केशिका क्रिया की वजह से, और वापस से जो टॉप मोस्ट लेयर है इसमें जो नमी आती जाएगी वो वाष्पीकृत होकर के उड़ती चली जाएगी, बचेगा क्या यहाँ पे, फिर से सॉल्ट। मतलब एक लंबे समय में इस जमीन के ऊपर आपको एक हल्का सा सफ़ेद कलर का परत दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं लवण या सॉल्ट। ठीक है, ये वही सॉल्ट है जो कि हम घरों में उपयोग करते हैं। हाँ, ये इतनी मात्रा में यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता है जिसको कि हम उपयोग करके यहाँ से उठा करके घर में उपयोग कर सकें, और इसको प्रोसेस करना भी महंगा पड़ सकता है। ठीक, लेकिन जो गुजरात का तटीय क्षेत्र हो गया, राजस्थान हो गया, इन सभी के आसपास नमक इतनी मात्रा में होता है कि उसको प्रोसेस करके और पैकिंग करके देश भर में खाने के लिए सप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो लवणीय मृदा के बारे में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। क्या क्या चीज़ मैंने डिस्कस किया, ये दलदली क्षेत्रों में या शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। कच्छकरण विशेष रूप से प्रसिद्ध है, साथ ही इसको स्थानीय रूप से कई नाम मिले हैं जैसे कि रेह, ऊसर, थूर या कल्लर। इसके अलावा अगर लवणीय मृदा को खेती योग्य बनाना है तो इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। साथ ही भूमि के नीचे जो पानी है वो केशिका क्रिया की वजह से ऊपर उठती है, और ऊपर उठने के बाद में वाष्पीकृत हो जाती है, जिससे कि उस क्षेत्र में कंटिन्यू लवण का निक्षेपण होते जाता है, जिसकी वजह से कोई भी मिट्टी जो है वो लवणीय मृदा में तब्दील होती चली जाती है। ठीक, इतनी चीज़ें याद रखिएगा लवणीय मृदा के बारे में। इस प्रकार हमने मिट्टियों के कुल 8 प्रकार जो कि भारत में पाए जाते हैं इन सभी की चर्चा किया, और मिट्टियों वाले टॉपिक में लगभग इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। ठीक है, अब लास्ट में मैं इन सभी मिट्टियों के बारे में बिल्कुल समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने बात किया था पर्वतीय मिट्टी के बारे में। पर्वतीय मिट्टी चाय कॉफ़ी के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। यहाँ पे झूम खेती की जाती है, मतलब स्लैश एंड बर्न, खेत को जला करके फिर वहाँ पे खेती की जाती है, और सबसे ज़्यादा स्लैश एंड बर्न खेती होती है नागालैंड वाले क्षेत्र में। सेकंड हमने डिस्कस किया था जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी को काप या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं, तो बांगर, खादर, भाबर, ये सभी जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। साथ ही इसमें पोटेशियम, चूना, फास्फोरस ये सभी ज़्यादा होता है। अगला है हमने काली मिट्टी के बारे में चर्चा किया। काली मिट्टी, इसको रेगूर के नाम से भी जाना जाता है। यह बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से बनता है। साथ ही इसमें कपास, गन्ना, मूंगफली ये सभी सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है और इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। उसके बाद में हमने बात किया था लाल मिट्टी के बारे में। इसको लाल पीली मिट्टी भी कहा जाता है अलग क्षेत्रों में। इसके अलावा सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा फैली हुई है कौन सी, लाल पीली मिट्टी। इसको बंजर भूमि के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें मोटे अनाज, साथ ही आलू हो गया, धान हो गया, तंबाकू हो गया, इन सभी को उगाने के लिए लाल मिट्टी या लाल पीली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। अगला है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी यह अनुपजाऊ किस्म की मिट्टी होती है। निक्षालन की वजह से इसका, या निक्षालन या लेटराइजेशन की वजह से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसके अलावा इसमें अम्लता की मात्रा अधिक होती है, और इसको ईंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, साथ ही इसमें कॉफ़ी हो गया या मोटे अनाज हो गया, वो सब इसमें उगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी, जहाँ पे भी उच्च तापमान है, शुष्क जलवायु है, वहाँ पे मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है। इसमें मोटे अनाज उगाए जाते हैं। भारत में मरुस्थली मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी यूपी वाला क्षेत्र। नेक्स्ट है पीट मिट्टी। पीट या दलदली मिट्टी, इसमें लंबे समय तक जैविक अवशेषों के सड़ने की वजह से पीट मिट्टी का निर्माण होता है। पीट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, और इसमें विशेष रूप से एक वन का एक प्रकार मिलता है, इसको हम कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति, वो कहाँ पे है, तो बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र में, मतलब पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिणी क्षेत्र में, और साथ ही गोदावरी कृष्णा डेल्टा के आसपास। ठीक, अगला है लवणीय और क्षारीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी को रेह, ऊसर, कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पीएच, इसका क्षारीयता अधिक होती है, मतलब पीएच मान यहाँ पे हाई होता है,
और पीएच हाई होने का मतलब है इसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सभी इसमें ज़्यादा मात्रा में पाए जाते होंगे। और विशेष रूप से लवणीय क्षेत्र कौन सा है हमारे भारत में? कच्छ का रण है, ये सबसे ज़्यादा लवणीय क्षेत्र है। इसके अलावा बंगाल का जो डेल्टाई क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है, जो डेल्टा रीजन है, यहाँ पे भी लवणीय या क्षारीय मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, तो भारत में मिट्टियों वाले टॉपिक के बारे में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। हमने लगभग 8 प्रकार की मिट्टियों की चर्चा की है और मैंने अंत में सभी के बारे में लगभग 2-3 पॉइंट में इन सभी को समराइज किया है। ठीक, तो मिट्टी वाले टॉपिक में इतना है जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ चाहें तो इसमें बस ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इतना कंटेंट आपके एग्जाम्स के लिए पर्याप्त है इस टॉपिक के लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।